जय हिंद मित्रों, आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद जूम क्लासेस में स्वागत है। अब आपके एग्जाम की समय जो है बहुत धीरे धीरे जो है अब नजदीक आते जा रहे हैं। लगता होगा कि आपको कि आपके एग्जाम जो है काफी समय बाद होंगे, लेकिन आप यकीन मानिए अभी रिजल्ट आने में आपके ये मान लीजिए कि एक हफ्ते अभी और लगेंगे, या आप कह सकते हैं कि सितंबर के लास्ट तक आपके रिजल्ट आएंगे। उसके बाद और जो लोग बच्चे तैयारी करेंगे, मान लीजिए अक्टूबर नवंबर 2 या ढाई महीने उनके पास रहेंगे, जो कि समय बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग दिसंबर की तैयारी करना चाहते हैं या दिसंबर के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, उनको जो है जब से एग्जाम खत्म हुआ तब से ही लगे रहना चाहिए था। ठीक है, कहीं पर ड्रॉप या छोड़ना नहीं चाहिए था उनको। अब इसी के क्रम में अगर आप देखोगे तो आपके पास जो है काफी कम समय बचा हुआ है, 2 महीने का अंतर केवल बचा है। तो जिन लोगों ने अभी तक जो है मेरे साथ जुड़े हैं और मेरे वीडियोस को कंटिन्यू देख रहे हैं, मैं उनको एक सलाह देना चाहूंगा कि मेरे YouTube पर आपका यूनिट 1 से लेकर 10 तक पूरे के पूरे टॉपिक डिस्कस किए हुए हैं। वहां पर जाइए, वहां से आप अपने जो है यूनिट को कवर करिए। यहाँ पर रिसर्च जो हम पढ़ा रहे हैं, रिसर्च मैं झूठ नहीं बोलूंगा, रिसर्च को पढ़ाने में कम से कम 1 से 1.5 महीने लगेगा। 1 महीने तो कम नहीं लगेगा। ठीक है, 1 महीने यदि आपका लगता है तो 1 महीने तो मैं इसमें लगाऊंगा। मतलब लगाने का नहीं, पढ़ाने को हम 10 दिन में भी खत्म कर सकते हैं, एक हफ्ते में भी खत्म कर सकते हैं। लेकिन रिसर्च को इस तरीके से हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि आगे आपको इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। और जो रिसर्च का पोर्शन हम लोग लेके चल रहे हैं, वो आप चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हो, एमएड दे रहे हो, बीएड दे रहे हो, बीए में आपका सिलेबस हो, आपका जो है एनटीए यूजी सेट का सिलेबस हो, मतलब जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने रिसर्च क्या होता है, अनुसंधान क्या होता है, इसकी महत्ता के बारे में जाना, इसके जो है उपयोगिता के बारे में हम लोगों ने देखा। रिसर्च का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में किसने किया, किस तरीके से किया, उससे संबंधित वैज्ञानिक विधि क्या होती है, उसके बारे में जाना हम लोगों ने। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्थात जो आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से था, उससे हटकर मैंने 11 विशेषताएं बताई। 4 विशेषताएं आपकी जो आपके सिलेबस पे, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। वर्तमान समय में हम लोग वैज्ञानिक विधि के प्रकार के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि वैज्ञानिक विधि के 3 प्रकारों की बात करी गई है, जिसमें एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। हम लोगों ने अभी तक यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आज की जो क्लास है, जिसमें हम लोग इसको कॉम्पिटिटिव वे में एक सरफेस आप लोगों से ही डिस्कस करेंगे। आप लोग जितने लोग भी जुड़े हैं, सब लोग आप लोग बताओगे। फिर इसके बाद हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपके कंसेप्ट जहां पर भी डगमगाएंगे उसको पकड़ के वहां पर वापस लेकर आना है और आपके अंदर वो चीज बैठाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर, उससे पहले आपसे बात करना जरूरी है कि आप लोगों को यदि इन टॉपिक के अतिरिक्त अगर कोई समस्या हो तो अपनी बात को अभी रख सकते हैं, चाहे क्लास खत्म होने के बाद रखिएगा आप। ठीक है, चले हम लोग बताइए। यस सर। सर एक चीज बताइए सर, बाकी यूनिट्स भी तो पढ़ाएंगे ना सर रिसर्च पढ़ाएंगे के साथ? पढ़ाएंगे, लेकिन आप जो लोग एनटीए यूजी सेट का टारगेट रख रहे हैं, तो मैं 2.5 महीने में सिलेबस खत्म नहीं कर पाऊंगा। मुझे 1 महीना तो केवल रिसर्च को पढ़ाने में लगेगा। तो क्यों? क्योंकि रिसर्च के टॉपिक को केवल टॉपिक नहीं पढ़ाना है, टॉपिक के साथ साथ हम, आपने देखा होगा कि टॉपिक के साथ साथ हम क्वेश्चन को भी लेकर आते हैं। पिछली क्लासों में क्या होता था कि केवल हमने टॉपिक पढ़ाया और आगे बढ़ जाते थे, लेकिन अब क्या हुआ, थोड़ा सा परिवर्तन ये किया कि जो टॉपिक पढ़ाया उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो हम लोग के कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होते हैं। क्योंकि एग्जाम में होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो यहाँ 100 प्रश्नों को किस तरीके से हैंडल करना है, कैसे की पॉइंट्स पकड़ने हैं, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। इसलिए आपके सिलेबस को खत्म होने में समय लगेगा। हाँ,
6 महीने आराम से खत्म होते हैं यदि हम दो टाइम ले, 1 घंटा सुबह या 1 घंटा शाम, या कंटिन्यू 2 घंटे लेंगे तो आराम से खत्म होगा। लेकिन इस जिस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें आपका 1 महीने के अंदर रिसर्च स्किल कंप्लीट होगा। ठीक है, सिलेबस और भी कवर करेंगे, ऐसा नहीं है। जो बड़े बड़े सिलेबस हैं उनको यहाँ पर कवर पूरा का पूरा किया जाएगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, और आपको बता दूं, जो लोग मेरे साथ जो दिसंबर के एग्जाम के लिए जुड़े हुए हैं उनकी कैप्सूल क्लास इस बार पूरी कंटिन्यू होगी, जिसमें 10 दिन में 10 यूनिट को रिवीजन भी हम लोग करेंगे सुपर फास्ट तरीके से। ठीक है, तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा, बस आप लोग अभी पढ़िए, पूरा कंप्लीट करिए, रिवीजन भी हम कराएंगे पूरा का पूरा। ठीक है, यूनिट भले ना पूरी हो, 10 या 20 दिन जब हम लोग के पास रह जाएंगे तो 10 दिन जो है हम लोग की पॉइंट्स पे डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन जब की पॉइंट पे डिस्कस करेंगे तो उस यूनिट से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस आए हैं उस क्वेश्चन के कलेक्शन को भी हम लोगों ने इकट्ठा कर रखा है, उससे भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, हम लोग इसके 3 पॉइंट बताएंगे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और आपका एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होता है, और आपका तीसरा पॉइंट कौन सा होता है? तीसरा डिस्क्रिप्टिव होता है। ठीक है, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं ग्रुप में, बहुत से विद्यार्थी जो है मेरे साथ जुड़े हैं लेकिन वो लोग क्लास नहीं अटेंड करते हैं। ठीक है, बहुत से लोग मेरे साथ जो है मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं लेकिन वो क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जो लोग पढ़ना चाहते हैं वही लोग केवल ग्रुप में रहें, जो लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं, नहीं क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, वो ग्रुप को छोड़ सकते हैं। जिससे मुझे ये लगता है ना कि इतने लोग जुड़े हैं और लेकिन जो है जूम पर केवल बहुत कम लोग आते हैं। अभी तक सुबह का इशू था कि सुबह कॉलेज जाना है, ये करना है, वो करना है। ठीक है, तो उस समय को हटाकर हमने इधर किया जिससे आप लोग कंटिन्यू वे में जुड़ सके। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप बहुत से लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, 1-2 दिन और देखते हैं, फिर ग्रुप में ये सूचना जरूर डालेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, सबसे पहले हम लोग ये 3 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। 3 पॉइंट क्या है? ठीक है, सबसे पहले एक्सप्लोरेटरी है। एक्सप्लोरेटरी को हम लोग क्या कहते हैं? खोजपूर्ण या अन्वेषण, खोजपूर्ण या अन्वेषण कहते हैं हम लोग। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जिसको बोलते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में ओ होगा एक्सप्लोरेटरी। ठीक है, ये आपका ओ होगा। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो होता है इसमें क्या होता है, अब आप अपनी कॉपी में 3 खाने ऐसे बना लीजिएगा और आप जब लिखेंगे तो आपकी पॉइंट्स आपके ऑटोमेटिक क्लियर होते जाएंगे। एक्सप्लेनेटरी को हम लोग क्या कहते हैं? व्याख्यात्मक, व्याख्यात्मक होता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की अगर हम बात करेंगे तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है आपका? जिसको विवरणात्मक बोलते हैं, विवरणात्मक होता है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी हिंदी के बारे में जान गए। अब हम बात करेंगे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है। ठीक है, तो इसमें कहते हैं इस प्रकार के अनुसंधान में किसी घटना को समझने, पैटर्न या विचारों या परिकल्पनाओं की पहचान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसको नेहा आप बताओ, कल भी आपने बताया था ना एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछता है बताइए आप। सर ये जब बहुत बड़ी समस्या आती है तब हम इसका प्रयोग करते हैं और इसमें नए रास्ते बताते हैं, हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं इन सारी चीजों को। और इसमें सर वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों चीजें आती हैं। मतलब इसमें आप ये कह सकते हैं, हाइपोथेसिस मेकिंग करते हैं इसमें हाँ, सर। इसमें जब कोई नई समस्या हो, क्या हो, नई समस्या आपने बताया, नई समस्या के साथ विशेष या बड़ी, क्या हो, विशेष या बड़ी समस्या हो। ठीक है, बड़ी समस्या हो उसको बताया आपने। इसमें आपने बताया हाइपोथेसिस हम बनाते हैं,
हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस बनाने में सहायता करते हैं, बनाने में सहायता करते हैं, ठीक है, सहायता करते हैं, ठीक है, सहायता करते हैं। यहां पर ये पॉइंट्स यहां पर क्लियर हुआ आपका कि इसमें आपकी एक समझ आ गई कि इसको खोजपूर्ण इसलिए कहते हैं कि इसमें कोई नई समस्या हो या कोई रिसर्चर जो है काम तो कर रहा है लेकिन उसको समस्या आ रही है अपने रिसर्च को आगे बढ़ाने में, तब हम जो है खोजपूर्ण विधि का, खोजपूर्ण शोध का हम प्रयोग करते हैं, जिसमें जो है किसका प्रयोग करते हैं, नई समस्या हो या समस्या ठीक से समझ नहीं आ रही हो, तब हम जो है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का हम लोग प्रयोग करते हैं। क्लियर है पॉइंट। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करेंगे किसकी, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च की, तो अब आप बताइए, जो भी जुड़े हैं दीपाली जी आप बताएं, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के व्याख्यात्मक शोध के अंतर्गत क्या आएगा। सर जो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होती है इसमें सर हम क्या करते हैं कि जो है सर इसमें एक तो हम क्या करते हैं कि इस पर डेप्थ स्टडी करते हैं, जो भी हमारी समस्या होती है उसकी इसमें भी हम डेप्थ स्टडी करते हैं। इसको बट किसी को एक जो आपको होता है इसमें समझाना कॉज हो एंड इफेक्ट तो रिलेशनशिप नहीं, इसको देखते हैं। किसी को आपको समझाना हो तो आप किस तरीके से पहले समझाएंगे कि इसमें किस सर प्रकार की अगर समस्या को किसी को लिया जाता समझाना है। है तो जो सर इसमें क्या होता है बेसिकली जो एक्सप्लेनेटरी होती है इसमें हम क्या करते हैं सब कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यहाँ देखते हैं, मतलब कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं, वो भी एक्सपेरिमेंटल के अंतर्गत नहीं देखते हैं बल्कि जो एक्सपोज्ड फैक्टर होता है तो उसके अंतर्गत देखते हैं कि ऐसा कौन सा इफेक्ट है कि जिसके कारण ये कॉज उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, और ये ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होता है सर। हाँ, और सर और सर नहीं याद है। नहीं, आपने बिल्कुल सही बताया सर है। इसमें सर हाँ बोलिए, आप बोले, आप कंप्लीट कर सकते हैं, उसको कंप्लीट करें। सर इसमें मैनिपुलेशन भी ऐड किया जाता है। हाँ, मैनिपुलेशन को भी हम कहते हैं, इसमें हम कहते जी सर। हैं। और ये हाँ बोलिए आप। सर कॉज का एनालिसिस हम लोग करते हैं एक्सप्लेनेटरी। हाँ, इसमें अब हम लोग बात करते हैं, इसमें मुख्य रूप से क्या करते हैं हम, जो है किसी कारण को पता लगाने के लिए, मतलब कॉज और इफेक्ट की बात है तो हम किसी कारण को पता लगाने के लिए, किसी भी शोध में किसी कारण को पता लगाने के लिए उनमें जो चर होता है उनके बीच जो संबंध होता है कारण और प्रभाव का, उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं और समझने का उसकी व्याख्या करते हैं और भविष्यवाणी करते हैं हम लोग ना। तो इसमें कह सकते हैं कि कोई भी सिद्धांत होता है, क्या होता है, कोई भी सिद्धांत होता है, उस सिद्धांत में क्या होता है, कोई भी सिद्धांत होता है, सिद्धांत में क्यों और कैसे, कोई भी सिद्धांत होगा तो उसको पूछेंगे ये क्यों बना है और कैसे, इन दो प्रश्नों के उत्तर को यहाँ पर खोजने का प्रयास किया जाता है कि भाई ये एक चर दूसरे चर के पास क्यों है और कैसे आया, ठीक है। इन चीजों को जब इन दोनों के बीच जो संबंध है उनको जानने का प्रयास जब हम करते हैं तो ये आपका क्या आता है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के अंतर्गत आता है, व्याख्यात्मक शोध के अंतर्गत आता है आपका। क्लियर, व्याख्यात्मक शोध के अंतर्गत आपका आएगा, ठीक है। इसमें हम लोगों ने बताया ना कि इसमें एक लाइन याद रखना है कि इसमें कहते हैं किसी घटना या स्थिति के पीछे छिपे कारणों की पहचान करना है, व्याख्या करना है, समझना है, ठीक है। इसमें किसी विशेष घटना की, अब देखिए इसमें भी किसी विशेष घटना लेते हैं लेकिन कोई बड़ी समस्या होती है जिसमें रिसर्चर काम नहीं कर पाता है, तब हम यहाँ पर समस्या की खोजपूर्ण विधि का बताते हैं, यहाँ पर हम हाइपोथेसिस बनाएंगे, जबकि इसमें भी किसी घटना या स्थिति को लेंगे, समस्या दोनों में ले रहे हैं, इसमें कारण की पहचान नहीं कर रहे हैं, इसमें हम उसके आगे की चीजें जो भी चीजें हैं उसको बता रहे हैं, प्रभाव यहाँ पर कारण तो देखा जाएगा लेकिन प्रभाव को नहीं देखा जाएगा, जबकि यहाँ पर कारण और प्रभाव दोनों को देखा जाएगा, इन दोनों के बीच संबंधों को जानने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं।
कैसे? कोई विशेष घटना हो या कोई विशेष स्थिति है तो उसके पीछे क्या रीजन रहा होगा उसको जानने का यहाँ पर हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक लाइन मैंने और बताया था, जब आपको बताए थे, यहाँ केवल अवलोकन नहीं करते हैं, अवलोकन के साथ घटना क्यों हुई और कैसे हुई, उसके पीछे कौन से फैक्टर थे, उसको जानने का हम प्रयास यहाँ पर करते हैं हम लोग। बताइए, ये पॉइंट्स क्लियर हैं? जी सर। कोई डाउट नहीं है ना? चलिए, फिर इसके बाद सॉरी सर, मैंने लेट ज्वाइन। हाँ, आपको भी सॉरी सर, मैंने लेट ज्वाइन किया। ओके ओके, हाँ, मैं रिपीट करूंगा अभी। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करेंगे। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में अगर हमने भी कल की डेट में पढ़ा था, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च अगर समझ में आया हो तो आप बताएं या फिर हम बताएं। बताइए श्वेता जी, आपको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का लोगों ने डिस्कस किया था, तो उसके बारे में क्या आप बता सकते हैं? सर, इसमें हम किसी विशेष घटना का अध्ययन करते हैं और इसमें आंतरिक संबंधों को समझने के लिए। बिल्कुल सही पॉइंट बताया। विशेष घटना में हम लोग आंतरिक संबंध देखते हैं। ठीक है, आंतरिक संबंध। और इसमें जी जी, बोले आप कंटिन्यू करें। और सर, इसमें हम पहले विश्लेषण करते हैं और बाद में जो हमारी जो रिसर्च है उसको बाद में हम डिफाइन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें कौन, कहाँ, कब, हाँ, कैसे, जी उन जी, सब चीजों का भी प्रयोग करते हैं। बिल्कुल। और ये अवलोकन पे आधारित होती है। ठीक है। और इसमें सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। हाँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोगों ने ये देखा होगा कि आप एक नजर जो है तीनों पर डालते हैं। चलिए, यहाँ पर देखिए, कोई विशेष घटना यहाँ पर भी ले रहे हैं, कोई विशेष घटना जो है यहाँ पर भी लेंगे, हम विशेष घटना यहाँ पर भी लेंगे। ठीक है, विशेष घटना यहां पर भी लेंगे हम और विशेष घटना यहां पर भी लेंगे हम। अब देखिए, तीनों ही रिसर्च में विशेष घटना ली जाती है, स्पेसिफिक चीजें ली जाती हैं, लेकिन खोजपूर्ण में कोई विशेष घटना लेते हैं तो उस समस्या के पीछे क्या वो क्यों नहीं सॉल्व हो पा रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो व्हाट के बारे में ये बताता है। क्यों बताता है कि यहाँ पर क्या चीजें हैं, कि ये कारण जो है कोई समस्या नहीं हो, तो इसके लिए ये क्या करता है, ये केवल खोजता है, डीप से उसके बारे में जानता है, समझता है। ठीक है, डीप से समझने के बाद उसकी हाइपोथेसिस बनाने में सहायता करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं होनी है आपकी। ठीक। अब दूसरे पॉइंट में जो व्याख्यात्मक शोध होता है, इसमें भी कोई विशेष घटना लेंगे, लेकिन विशेष घटना लेने के साथ इसमें कारण और प्रभाव, इन दोनों के बीच क्या संबंध है, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इन दोनों के बीच क्या संबंध है, इसी की बात को जानने के लिए, इसी की व्याख्या करने के लिए हम लोग एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर भी कोई विशेष घटना ही होगी, लेकिन उसमें क्यों और कैसे के बारे में जानेंगे कि ये घटना हुई तो क्यों हुई और कैसे हुई। ठीक, इस पर पॉइंट देते हैं, लेकिन उसमें भी क्या चीज, अब इसमें है, आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करते हैं तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम लोग कहते हैं आंतरिक संबंध, मतलब क्या संबंध है, अगर दो लोग आपस में खड़े हैं तो क्या के बारे में पूछा जाता है। इसमें इंटरनल रिलेशनशिप के बारे में बहुत क्लियरली कहा गया कि जब किसी विशेष घटना का हम लोग अध्ययन करने जाते हैं तो उसके विवरण से पहले उनके आंतरिक संबंधों को स्पष्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी श्वेता जी ने बताया था हम लोगों को। क्लियर पॉइंट। यहाँ पर देखिए, तीनों ही एक पॉइंट में बात कर रहे हैं, लेकिन तीनों ही विशेष घटना को लिया है, लेकिन सब लोगों ने डिस्क्राइब अपने तरीके से समस्या का समाधान किया है। अब इसमें प्रश्न आता है कि पहला, किसी भी रिसर्च प्रोसेस का पहला स्टेप किसको माना गया इन तीनों में, बताएं। इन तीनों में पहला स्टेप किसको माना गया है? श्वेता जी हैं, दीपाली जी हैं, सर सेकंड वाले को। सर सेकंड वाले। क्या बात कर रहे हैं, ये तो नहीं बताया था मैंने। सर खोजपूर्ण को मानेंगे। हाँ,
इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बताया था कि खोजपूर्ण जो विधि होती है इसको जो है रिसर्च प्रोसेस का पहला स्टेप बताया है। ठीक है, रिसर्च प्रोसेस का क्या बताया, पहले स्टेप के बारे में इसको बताया है। ये एग्जाम, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम ये में। सर आप ये लिख लें, हाँ मैंने ये नोट लिखवाया, सर आप बिल्कुल ये लिख लो देखिए सर, वीडियो जब आप नोट डाउन देखोगे, कर लें। हाँ नोट डाउन, यहाँ पर जितनी भी चीजें आपको नहीं याद है उसको आप नोट डाउन करते जाइएगा ना। ठीक है, रिपीट कर दीजिए सर एक बार। रिपीट करिए नेहा, नेहा जी आप रिपीट कर दीजिए। सर इन तीनों में मतलब रिसर्च में हम खुशबू को सबसे पहली रिसर्च में, हाँ, शोध की प्रक्रिया में, शोध की प्रक्रिया में ये अन्वेषणात्मक शोध को पहला पहला चरण माना जाता है, पहला सोपान माना जाता है या पहला स्टेप माना जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है आपने पढ़ा होगा कि भाई जब डीप करेंगे तो डीप में केस स्टडी आती है, इसमें आपका रिव्यू लिटरेचर आता है, आपका क्या आता है, रिव्यू लिटरेचर आता है, फोकस ग्रुप आता है, और सर्वे मेथड का हम लोग यूज करते हैं, केस स्टडी का हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, बताइए क्लियर है पॉइंट। यस और नो। सर क्या बताया दोबारा? इसमें हमने ये बताया कि इसमें जो है इसमें जो है केस, ये डीप नॉलेज इसमें करी जाती है, तो इसमें केस स्टडी का हम लोग यूज करते हैं और हम लोग सर्वेक्षण विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें इन चीजों का हम प्रयोग करते हैं इसके अंदर। अब इसमें इससे रिलेटेड मैंने एग्जाम्पल भी आपको बताए थे। ठीक है, इससे रिलेटेड हमने एग्जांपल बताए थे कि सोशल मीडिया उपयोग में नए रुझानों का अध्ययन, मतलब कोई भी ऐप जो लॉन्च किया जाता है उसका दिखाता है कि सोशल मीडिया में लोग उसको कितना पसंद कर रहे हैं, कितना नापसंद कर रहे हैं। जो न्यू न्यू ट्रेंड्स चलते रहते हैं, नए नए वेराइटीज आते रहते हैं, या नई उत्पादकता के लिए उपभोक्ता की प्राथमिकताओं का पता लगाना, कि हमें पता होना चाहिए कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां की नीड क्या है। जो बिजनेसमैन होते हैं वो एरिया की नीड के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं आपके। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंतर्गत आपका आएगा, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग बात करें, इसका ये मेन पर्पस था। अब मेन पर्पस हम किसकी, एक्सप्लेनेटरी की बात करेंगे, तो एक्सप्लेनेटरी में क्या था, एक्सप्लेनेटरी में इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जैसा कि कारण और प्रभाव के बीच गहराई, मतलब गहराई से समझना कि इन दोनों के बीच क्या चीजें संबंध है। हम लोग जानेंगे कि इन दोनों के बीच में कौन ऐसा फैक्टर है जो इन दोनों को प्रभावित कर रहा है, जो जिम्मेदार है, किसी विशेष स्थिति, जो विशेष स्थिति बनी है उसके पीछे कौन है, इस फैक्टर को जानने का प्रयास इसका मेन पर्पस होता है यहाँ पर। ठीक है, ये पॉइंट को नोट कर लेंगे। इसमें कहेंगे, इसमें जो हाइपोथेसिस होती है, इसमें हाइपोथेसिस आपकी हेल्प करते हैं बनाने में, जबकि इसमें हाइपोथेसिस को बनाकर इसमें टेस्ट करने की भी बात कही जाती है। इसमें कहते हैं कि कोई शोधकर्ता किसी घटना के पीछे के कारकों की पहचान करने के लिए मौजूदा सिद्धांतों का उपयोग करता है और नई नई परिकल्पनाएं बनाकर प्रस्तुत करता है। यहाँ पर क्लियर पॉइंट यहाँ पर इसके बारे में। सर इसमें टेस्टिंग होती है क्या, ये डिस्क्रिप्टिव में? हाँ, टेस्टिंग तो डिस्क्रिप्टिव में होती है ना? इसमें भी होगी, इसमें इसमें हाँ, इसमें मैनिपुलेशन होता है, इसमें जोड़ तोड़ होता है, मैनिपुलेशन की बात इसमें कहते हैं हम लोग। इसमें टेस्टिंग नहीं होती है, इसमें हाइपोथेसिस की टेस्टिंग नहीं होती है इसमें। सर वो लाइन बोल दीजिए जो अभी आपने बोली थी। सर वो लाइन बोल दीजिए। हाँ, अभी जो लाइन एक्सप्लेनेटरी में बोली थी। हाँ, एक्सप्लेनेटरी में मैंने क्या बोला था, इसमें मैंने क्या बोला था बताइए। इसमें मैंने ये बोला था कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में इसमें जो है हाइपोथेसिस को बनाने में हेल्प करते हैं, बल्कि इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी करते हैं, मैनिपुलेशन भी करते हैं। यहाँ पर मैंने ये बताया कि यहाँ पर मैनिपुलेशन की फॉर्म ज्यादा होता है। क्या होता है,
सर एक चीज, एक लाइन आपने और बोली थी इसके हाँ, अलावा जोड़ तोड़ इससे करने की पहले। कोशिश करते हैं और यहाँ पे हाइपोथेसिस को जो है चेक करने के मतलब यहाँ पर मैनिपुलेशन जोड़ तोड़ करते हैं, लेकिन हाइपोथेसिस भी यहाँ चेक करेंगे तभी तो, क्योंकि हाइपोथेसिस कई कारणों में यहाँ पर बनता है, कई कारणों पर नहीं बनता है। जैसे कॉज एंड इफेक्ट का हम यूज करेंगे तो हिस्टोरिकल रिसर्च में इसका ज्यादा देखने को मिलता है। कॉज एंड इफेक्ट, वहां पर कॉज भी दिखेगा और इफेक्ट भी दिखेगा, तो यहाँ पर हाइपोथेसिस कभी कभी नहीं भी बनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हाइपोथेसिस बनती तो है, लेकिन टेस्ट कुछ में टेस्ट किया जाता है, कुछ में टेस्ट नहीं किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर एक लाइन हमें याद रखनी है कि मैनिपुलेशन की बात इसमें करते हैं, मैनिपुलेशन की बात इसमें नहीं करते, इसमें जोड़ तोड़ कुछ भी नहीं करते हैं, जो आपके सामने है उसी से बनाकर उसको देना है। लेकिन यहाँ पर हम कुछ जोड़ तोड़ कर जो घटना घटी है उस घटना में कुछ गुणा भाग लगाते हैं, जोड़ते हैं कि अब चोर आया होगा, ऐसे चाहा होगा, मतलब क्रिएट करते हैं हाइपोथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पर मैनिपुलेशन की आवश्यकता होती है। जैसा कि नेहा ने भी बताया कि हाइपोथेसिस की टेस्टिंग जो होती है, याद रखिएगा कि ये पॉइंट हमेशा एग्जाम में आपको याद रखना है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हाइपोथेसिस को चेक करने, ठीक है, चेक करने के लिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में एक्सप्लेनेटरी का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये पॉइंट आपको याद रखनी है कि नेहा ने बताया है कि हाइपोथेसिस का हम यूज करते हैं। ठीक है, यहां पर भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में भी करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, लेकिन डिस्क्रिप्टिव वाला कहता है भाई जब काम तुम ये काम कर ले रहा है तो डिस्क्रिप्टिव वाला कहता है मैं इनसे हेल्प ले लूंगा। ये नेहा ने बात बताई है, मैंने नहीं बताई है। ठीक, मतलब ये बात सही है, बस इसको एग्जाम में याद रखना है कि हाइपोथेसिस को चेक, लिख लीजिएगा, हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में एक्सप्लेनेटरी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी का प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ लिखिए, डिस्क्रिप्ट हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में एक्सप्लेनेटरी का प्रयोग करते हैं। लिख लिया? जी लिख लिया सर। अब यहां पर एक प्रश्न आता है, याद रखिएगा, ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे कि इसमें भी मैनिपुलेशन करते हैं प्लस हाइपोथेसिस टेस्टिंग इसमें भी होती है, इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है। एक क्वेश्चन आता है कि एक्सपेरिमेंटल का प्रयोग हम लोग किस में करेंगे, डिस्क्रिप्टिव में, एक्सप्लेनेटरी में या एक्सप्लोरेटरी में, मतलब अन्वेष खोज विधि में या खोज शोध में करेंगे, व्याख्यात्मक शोध में करेंगे कि हम लोग वर्णनात्मक शोध में करेंगे। आप लोग इसका उत्तर दे जिसको पता हो। सेकंड वाले में। सेकंड वाले क्या? में, ठीक, एक्सपेरिमेंटल का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, किसका? एक्सपेरिमेंटल का हम लोग प्रयोग करेंगे। लिख लीजिएगा आप एग्जाम अपनी कॉपी में। ठीक है, मैंने लिखाया है, आप लोग भी ऐसे कोशिश किया करो, जो भी चीजें रहा करे उसको एक बड़े से पेज में कंपेयर करके जब आप लिखना शुरू करोगे, पढ़ना शुरू करोगे, तो आपके पॉइंट्स ऑटोमेटिक क्लियर होते जाएंगे। अब यहाँ पर और पॉइंट बनता है कि भाई क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दो चीजें हमने बताई थी। ठीक है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दो चीजें हमने बताई थी। अब वर्तमान समय में जितने भी रिसर्च हो रहे हैं, क्योंकि रिसर्च में जो पहले लिखी गई है, ऐसा नहीं कि वो एकदम सर्वदा सत्य रहेगी, उसमें परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो ये जो है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आपका क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों होता है। ठीक है, गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों होता है। यहाँ पे क्वालिटी प्लस क्वांटिटी,
यहाँ पर दोनों चीजें होती है प्रमुखता से, और यहाँ पर प्रमुखता से क्वांटिटिव होता है। यहाँ पर ठीक क्वांटिटिव होता है, ये भी क्वांटिटिव होता है। ठीक है, ये भी क्वांटिटी होगा। लेकिन मैंने कल की डेट में आपको ये समझाया था कि प्रश्न अगर जिसमें क्वालिटेटिव क्वांटिटिव दोनों दे दे, ए और बी दोनों सही है, नीचे दे दे इनमें से कोई नहीं, तो अब वहां पर आप जो है कमीशन पर केस करोगे जाके, तो कमीशन कहेगा कि आप पहले जाकर सही से पढ़ो। उसमें साफ साफ लिखा होता है कि बहुत कम मात्रा में गुणात्मकता के ये इसमें जो है इन सब में गुणात्मकता की चीजें देखी जा सकती हैं। लेकिन अगर पूछा जाए सिंगल वे में, तो इसमें दोनों का प्रयोग करेंगे, इसमें क्वांटिटिव का प्रयोग करेंगे, इसमें क्वांटिटिव का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से जो आपके एग्जाम में पॉइंट बनेंगे, तो वहां पर एग्जाम में आपको छोड़कर नहीं आना है, आपको सही विकल्प का चयन करके आना है। क्लियर है पॉइंट? बताइए आप सभी। सर व्याख्यात्मक में हम उसकी मात्रात्मक विधि बस यूज करते हैं। हाँ, क्योंकि ये इसमें एक्सपेरिमेंटल है ना, और एक्सपेरिमेंट में क्वालिटी का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन और सर इसमें हाँ, डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव में कभी कभी हम लोग को गुणों के आधार पर भी आंकड़ों का विश्लेषण करना होता है, तो इसलिए डिस्क्रिप्टिव में क्वालिटेटिव की मात्रा बहुत कम मात्रा में देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे सिंगल वे में अगर एक बार कोई पूछेगा, तो आप बताओगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जो है क्वांटिटेटिव की बात करते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कैसा है, गुणात्मक वो मात्रात्मक शोध के अंतर्गत आता है आपका। ठीक है, तो ये क्वांटिटेटिव नहीं होता, क्वांटिटेटिव होता है। सर एक बार फिर से समझा दीजिए सर, बहुत कंफ्यूजिंग हो गया। अच्छा ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की हम बात करेंगे। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या होता है, ये गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों आधारों पर होता है। क्योंकि जब कभी कोई सोच कोई रिसर्चर जाएगा जिसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वो देखेगा उसके मेंटल रूप से वो प्रॉब्लम में है कि उसके स्टेटिकल रूप से प्रॉब्लम में है, क्या उसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है क्या वो उसको वर्क करने दे रहा है कि नहीं दे रहा है। कहीं की डाटा तो सही दिख रहा है, लेकिन वो उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, उसको सही से बैठा नहीं पा रहे, तो उसकी मेंटली प्रॉब्लम उसके ज्यादा है। तो यहाँ पर क्वालिटी क्वांटिटी दोनों के देते हैं। लेकिन जब यहाँ पर एक्सप्लेनेटरी होता है, एक्सप्लेनेटरी में व्याख्या करी जाती है, तो यहाँ पर दो लोगों के बीच को संबंधों के बारे में बताया जाता है। अब संबंधों के बारे में बताना है, तो वहां पे कहता है कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करना होगा। एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आता है, और एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च के अंतर्गत आता है, जिसमें ये कोरिलेशन भी इसके अंतर्गत आएगा। आप चाहो तो लिख लो, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के अंतर्गत एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च और आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और कोरिलेशन, क्योंकि इन तीनों में ही कॉज एंड इफेक्ट को देखा जाता है। कॉज एंड इफेक्ट की वजह से ही ये क्वांटिटिव में चला जाता है। ठीक है, ये पॉइंट इसका की पॉइंट है। जबकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में किसी को डिस्क्राइब करना है, किसी विशेष घटना के बारे में समझना है, तो उसमें जो है जैसे कि श्वेता जी ने बताया था कि इंटरनल रिलेशनशिप को जानना है, तो आंतरिक संबंधों को, भाई आंकड़ों के द्वारा हम केवल ऊपरी फ्रेम को समझ सकते हैं ना, लेकिन इंटरनल क्या प्रॉब्लम है उसमें जो है क्वालिटी की बात तो करते हैं, लेकिन हम जो है क्वांटिटी के अंतर्गत ही इसको रखते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि आपको याद रखना है कि बहुत कम मात्रा में क्वालिटी की बात यहां पर करी जाती है। क्लियर है पॉइंट? अब बताइए। बोलिए, क्लियर है एकदम पॉइंट आपको बताइए। जी सर। और ये क्वांटिटेटिव होता है डिस्क्रिप्टिव? हाँ, डिस्क्रिप्टिव क्वांटिटेटिव होता है आपका। क्लियर? क्लियर है। चलो अब फिर इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन करें। जी सर, कराइए।
हाँ, हम लोग जो है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पहले क्वेश्चन को देखा। पहला क्वेश्चन क्या था, ज्ञान अर्जन करने की वैज्ञानिक विधि का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य नहीं होता है। तो इसमें हम लोगों ने बताया था कि चरों का नियंत्रण के बारे में बात करती, जिसमें हम लोगों ने बताया था कि वैज्ञानिक विधि में परिस्थितियों पर नियंत्रण की बात करते हैं। ठीक है, परिस्थिति पर नियंत्रण की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं, ये चरों पर नियंत्रण की बात नहीं करते। तो इसका विकल्प नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा आपका। फिर प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 2 में आपका केस स्टडी बोलता है। केस स्टडी जो है आंतरिक की बात करता है, इन गहराई से बात करता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें ए वाला ऑप्शन सही होगा, मतलब विकल्प नंबर 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 3 आता है। प्रश्न नंबर 3 में हम लोग गुणात्मक अनुसंधान के उद्देश्य के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, जिसमें आपको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में, ठीक है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आपको देखने को मिलता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में देखने को मिलता है कि क्वालिटी की बात होती है, और अंडरस्टैंडिंग होता है जो अवबोध स्तर पर जो होता है, वो भी जो उसमें क्वालिटी की बात करते हैं। तो यहाँ पे विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 में हम लोग कह रहे हैं कि कह रहा है इनिशियल आइडियाज ऑफ स्कोप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम अंडर स्टडी एंड टू टेस्ट द फेसिबिलिटी। ठीक है, क्योंकि फेसिबिलिटी की बात करते हैं, तो ये इसमें कौन सा शोध होगा, आप लोग बताओ। अब बोलिए सर थर्ड ऑप्शन होगा, इसमें हम नई चीजों की ओर जाते हैं, लचीलापन होता है। ओके, एक्सप्लोरेटरी स्टडी। ओके, सर मुझे शायद वो लग रहा है एक्सप्लोरेटरी, 4 वाला। 4 वाला ना, सर हाँ हाँ सर, एक्सप्लोर, हम गलती से एक्सप्लोरेटरी बोल दिए। हाँ, वो थोड़ा सा वर्डिंग की थोड़ी सी रहती, कोई बात नहीं, आपने बिल्कुल सही अजम्पशन किया है, तो सही है आपका। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है, एक इतिहासकार एक समाज सुधारक। आप पूरा समय लीजिए प्रश्न को सॉल्व करने का ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, कह रहा है एक इतिहासकार एक समाज सुधारक की जीवनी विकसित करने के लिए एक शोध अध्ययन आयोजित करता है और इसे पुस्तक के रूप में प्रकाशित करता है। उनके द्वारा किए गए अध्ययन को कहा जा सकता है एक ग्राउंडेड सिद्धांत शोध, एक विवरणात्मक शोध, एक घटनात्मक अध्ययन, या एक निर्जाति वृत्त शोध। अब आप इसका उत्तर बताएं। आप लोग आराम से पढ़िए, समय लीजिए और तब उसका उत्तर दीजिएगा। सर ये नरेट कर रहा, तो नरेटिव स्टडी होगा, जीवनी विकसित उसकी कर रहा है। हाँ, लेकिन भी इसमें 2 कंफ्यूजिंग है, मुझे 2 में कंफ्यूजिंग है। इसमें नरेटिव भी हो सकता है और एथनोग्राफी भी हो सकता है, क्योंकि तो फिर कौन सा विकल्प होगा आपका, नरेटिव, क्योंकि इसमें जब कभी स्टोरी टेलिंग की बात होती है, किसी जीवनी को लिखने की बात करते हैं, तब होता है। लेकिन घटना फेनोमेनोलॉजी जो होता है, वो किसी विशेष घटना, किसी विशेष संप्रदाय से संबंधित, हम जब उसके बारे में जो है वहां पर रहते नहीं हैं, उसके बारे में के लिखते हैं, बताते हैं, तब वो होता है। अब ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो रहा तो नरेटिव रिसर्च है, यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, नरेटिव ना, तो वो इसमें दिखा है कहीं फिनोमेना, ये प्रघटना शास्त्री। ठीक है, प्रघटना शास्त्री भी दिखाते हैं हम आपको। ठीक है, इसमें देखिए कह रहा है कि इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये जो है, अब आप पढ़ो जरा इसके बारे में, और ज्यादा डिटेल से आप पढ़ सकते हो। पढ़ने में आ रहा है क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यह एक गुणात्मक शोध है जो 1913 में एडमंड हर्सल ने अपनी पुस्तक फिनोमेनोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कहता है कि इस शोध में किसी पूर्व प्रचलित घटनाओं में वैज्ञानिकता से जुड़कर समस्या का समाधान किया जाता है। ठीक है, इसमें कहता है प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि प्रकृति की व्यापक संरचनाओं तथा चेतना के अध्ययन हेतु निरीक्षण, विवरण, विश्लेषण तथा वर्गीकरण करने का
प्रयोग किया जाता है। क्लियर पॉइंट यहाँ पर? बताइए नेहा। ठीक है। जी हाँ, जी कहता है सर। कि यह सोच जो है वो देखिए सर बोले। सर हम एथनोग्राफी मतलब पर्टिकुलर जो एक जाति प्रजातियां होती हैं, ये नक्श कोई भी, एथनोग्राफी जो है उन पे जब ये हम दीपाली जी का रिसर्च वर्क भी है, जिसमें किसी जनजाति के साथ रहकर वहां पर शोध किया है, जो कि लॉन्गिट्यूडनल के अंतर्गत आपका आता है। ठीक है, विकासात्मक के अंतर्गत आपका आता है वो। ठीक है, ये जी देखिए फिनोमेनोलॉजी ना। जी सर, उसमें कंफ्यूज हो गया था। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है ना, ये हो गया। चलो उधर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन जहां सॉल्व कर रहे थे। कि हाँ, सर ये जो है ये इस तरह के क्वेश्चन सर, ये जब आप एक दिन पढ़ने के लिए दीजिए सर, तो इसको आप पढ़ने का पढ़ा समय दीजिए, दिया तो तो फिर सर और डिस्कस नहीं, करने में फिर हम लोग कंटिन्यू वे में ही तो पढ़ाई कर रहे हैं। अब ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करें। कह रहा है कि अपने शोध के लिए डाटा एकत्र करने से पहले एक अन्वेषक खुद से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। इन प्रश्नों को पूछने या जवाब देने का सही क्रम क्या होना चाहिए? ठीक है, कह रहा है कि दत्त कैसे एकत्र किया जाएगा, मतलब डेटा, विषयों का प्रतिदर्श कैसे चुना जाएगा, और तीसरा कह रहा है कि क्या सूचना एकत्रित की जाएगी, और चौथा कह रहा है कि सूचना देने वाले विषय कौन से होंगे आपके। सर सर दूसरा होना चाहिए इसका, बी वाला। हाँ, आराम सबसे से पहले वो दीजिए। सैंपल हाँ, दूसरा आपने बी बताया। सर, बी सर। हाँ सर, माइक देख रहे थे। श्वेता जी आप बताओ। सर बी है। कर लेते। चलो बी है, आप लोगों ने बताया। एक और बार पढ़ ले, एक बार पढ़ ले और एक बार। सर विकल्प एक बार और नंबर पढ़ ले सर जल्दी। सर मैंने कुछ अभी बोला ही नहीं था। अच्छा, चलिए कोई नहीं। चलो, तो इसमें कहता है सबसे पहले क्या होता है कि पहले एक रिसर्चर जो है, खोजकर्ता जो है, वो क्या करेगा, सबसे पहले पूछेगा क्या सूचना एकत्रित की है, मतलब क्या चीज के बारे में हम हाँ लोग सर, सब जाएंगे। क्लियर हो गया। ठीक है, सर विषय फिर वाला सर, इसके हाँ। बाद सर सूचना सेकंड वाला देने विषय वाले के होगा कि विषय देखेंगे। विषय देखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, प्रतिदर्श को कैसे चुना जाए। ठीक, कैसे चुनने के बाद क्या प्रतिदर्श, मतलब आपका क्या सैंपल, सैंपल लेने की बात करेंगे, और लास्ट में कलेक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके बनेंगे, जिसमें तीसरा पॉइंट आपका होगा आपका। चलिए प्रश्न नंबर सर 7 एक आपके सर, सामने। सर नोट डाउन कर ले सर, क्वेश्चन नोट डाउन कर ले सर, वो दिखा दीजिएगा, नोट स्क्रीनशॉट ले डाउन लीजिएगा, करेंगे। आया सर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अभी हम भेज देंगे, आप परेशान ना होइए, हम अच्छा आपको क्वेश्चन भेज देंगे ठीक विथ ठीक। आंसर के साथ। ठीक है, जी सर, भेज दिया कीजिए कल वाले में। हाँ चलिए ठीक है, हम सब भेजते हैं। अभी पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये अब बड़े क्वेश्चन आ गए ना, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें आप। मैंने यहाँ पर दो चीजें पढ़ाई हैं, एक्सप्लोरेटरी और एक्सप्लेनेटरी। समय लीजिए, आराम से सॉल्व करिए। कह रहा है कि एक अन्वेषणात्मक, ठीक है, कहता है कि गुणात्मक, कह रहा है कि परिमाणात्मक एवं गुणात्मक प्रदत्त। अब देखिए दोनों ही क्वालिटी किसमें आपका, एक्सप्लोरेटरी में। तो एक्सप्लोरेटरी को सर इससे मिला फोर्थ दो। वाला। ए का पहला किसमें है, किसी में है? सर फोर्थ वाला कह रहे हैं। फोर्थ वाला कह रहे हैं। हाँ सर, फोर्थ वाला। हाँ, फोर्थ वाला ना। चलो, सभी का यही उत्तर है। सर एक बार आप चेक कर लें जब। आराम से चेक करिए, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। सर फोर्थ वाला ही लग रहा है सर, कुछ चलो एक आधे का। देखिए इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि देखिए सर्वप्रथम गुणात्मक प्रदत्त तब संकलित तो किया जाता है तथा बाद में उसे प्रधानता दी जाती है। यहाँ पर ये देखिए कह रहा है।
ठीक है। जबकि इसमें जो त्रिभुजीकरण होता है, जो आपका त्रिभुजीकरण में गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों को संकलित किया, इकट्ठा किया जाता है। जब कभी डेटा को गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों रूपों में इकट्ठा किया जाता है, यहाँ पे प्रदत्तों को संकलित किया जाता है। जबकि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं, डाटा कलेक्शन के लिए दोनों विधियों का अलग अलग रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो इसमें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, अब आप देखिए एक्सप्लोरेटरी में क्या होता है, सर्वप्रथम गुणात्मक पद्धति से संकलित किया जाता है तथा उसे ही बाद में प्रधानता दी जाती है। ठीक है। तो ये पॉइंट को आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है की पॉइंट के थ्रू। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। फिर आपका पहला हो गया। फिर दूसरा वाला क्या कह रहा कि लघु, आपका लघु शोध जो है इसमें प्रदत्तों के क्या करें, सर्वांगतम। ठीक है, क्या कह रहा है, सर्वांगतम के बारे में कह रहा है। सर्वांगतम मतलब कि लॉन्ग प्रोसेस कह रहा है मैक्रो लेवल पर। तो मैक्रो लेवल पर क्रॉस सेक्शनल मैंने पढ़ाया नहीं, चलिए कोई बात नहीं, पढ़ाएंगे तब बात करेंगे। फिर आपका एक्सप्लेनेटरी आता है। एक्सप्लेनेटरी में कहता है सर्वप्रथम परिमाणात्मक पद्धति से संकलित किए जाते हैं जो बाद में प्रधानता रखते हैं। अब देखिए क्वांटिटेटिव की बात ये करता है ना, क्वांटिटेटिव की ये बात करता है, इसलिए आपका ये एक्सप्लेनेटरी आपका हो जाएगा। यहाँ पर क्लियर है पॉइंट, सभी को बताइए यहाँ पर कैसे क्यों होगा, किस लिए कंफ्यूजन, कंफ्यूज है। तो चलिए कंफ्यूजन दूर करते हैं ना फिर से। हाँ। चलो भी कर रहे कंफ्यूजन दूर। सबसे पहले देखो आप क्या पढ़ो, आप पकड़ोगे सबसे पहले जब क्वेश्चन ना समझ में आए तो जो समझ में आता है उसको आप पकड़ लो। सबसे पहले आपको देखिए एक्सप्लेनेटरी में भी नहीं समझा तो सबसे पहले आप एक्सप्लेनेटरी पकड़ो, जिसमें जो क्वांटिटी की बात कर रहा है, क्वांटिटेटिव ओनली डेटा की बात कर रहा है। ठीक है, क्वांटिटेटिव की। तो क्वांटिटी के आधार पे देखिए सबसे पहले आप पकड़ लो सी का आप चौथा पकड़ लोगे डायरेक्ट। सी का चौथा और किसी में नहीं है, तो इसका मतलब डायरेक्ट आप दूसरा विकल्प लगा सकते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो आप त्रिभुजीकरण तो होता ही होता है। और ई वाले में जो लॉन्गिट्यूनर होता है, लॉन्गिट्यूनर में जो है इसमें जो है पूर्व मतलब कि लॉन्ग में पूर्व व्यापी कह रहा एक इकाई के, इसको पढ़ाएं तो इसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हम एक्सप्लेनेटरी और एक्सप्लेनेटरी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें एक्सप्लोरेटरी में हम लोग क्वांटिटी की पूरी बात करते हैं, जबकि एक्सप्लोरेटरी में हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो है क्वालिटी की बात ज्यादा इंपॉर्टेंट वे में रखते हैं कि सर्वप्रथम गुणात्मक पद्धतों के आधार पर हम संकलित करते हैं, उसे ही बाद में हम लोग प्रधानता देते हैं। तो ये पॉइंट को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से था। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। एग्जाम में देखो जैसे हम कराते हैं वो केवल बेसिक कंसेप्ट आपके माइंड को सेटअप करने के लिए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर हम नेट के एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे तो एग्जाम में वही समस्या बनी रहेगी जो बनती चली आ रही है। अब देखिए इस प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है, दिख रहा है? जी सर। चलो पढ़ो आप। कह रहे कि निम्नलिखित कथनों में से वैज्ञानिक विधि के सोपान, देखिए अब सोपान को पहचानना है यहाँ पर। ठीक है, स्टेप्स को पहचानना है। चलो अब आप आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं लग रहा है। ठीक है, तीनों का नाम लिखा, तीनों लोग अपना अपना उत्तर दीजिएगा। फिर उसके बाद सबसे पहले समस्या की पहचान करना और उसे परिभाषित करना। दूसरा आपसे क्या कह रहा है कि सर बी होगा, दूसरा सर दूसरा सेकंड वाला, दूसरा सेकंड वाला, दूसरा वाला। ठीक है, तो ये विकल्प आपका सही है। सबसे पहले समस्या की पहचान करेंगे, फिर इसके बाद परिकल्पना का निर्माण करेंगे हम लोग, फिर इसके बाद डाटा कलेक्शन करते हैं हम लोग, फिर इसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ कंक्लूजन करते हैं, फिर लास्ट में हाइपोथेसिस के बारे में डालते हैं हम लोग। ठीक है, क्लियर है पॉइंट यहाँ पर? चले अब हम लोग प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखें, कह रहा है कि निम्नलिखित में से केस स्टडी रिसर्च की प्रमुख विशेषता है।
क्या है? सामान्यीकरण पर पहुंचना, एक विस्तृत केस इतिहास प्रस्तुत करना, केस की गहन समझ विकसित करना, या केस की समस्या का समाधान करने में सहायता करना। अब आप बताओ, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ केस। बताइए नेहा और श्वेता जी। सर मुझे भी सी ऑप्शन सही लग रहा है। चलो सी ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सबसे पहले हम लोगों ने बात करी थी, पर्सिमोनी आपका क्या होता है, ठीक है, प्रिसीजन, ऑब्जेक्टिव, ये सब के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। तो इसका अगर आप लोग अभी कर ले जाओगे तो हो सकता है कि आपके सर पॉइंट दूसरा, हाँ सर इसका दूसरा ऑप्शन, सर एक बार चेक कर लेते हैं, लेकिन आई आराम थिंक से दूसरा कर लो, होगा। कोई जल्दबाजी नहीं है ना। जरूरी नहीं है कि कोई एक जल्दी दे रहे है तो दूसरा भी प्रयास करे कि हम जल्दी नहीं, आराम से दो। सर सर ये टॉपिक नहीं पढ़े हैं, मतलब कंप्लीट नहीं किया है। नहीं करिए, ये सब जितने भी क्वेश्चन आज हम लोग कर रहे हैं ये एनटीए यूजीसी नेट पे पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देख लेते सर हैं। दूसरा लग रहा है इसमें। हाँ दूसरा दूसरा विकल्प सर। सही है, जिसमें कहते हैं जो पर्सिमोनी की बात करते हैं, जहां पर एक्सप्लानेशन जो है यथासंभव स्पष्टीकरण जो है आसान की बात करते हैं, जबकि अनुभव सिद्धता की बात जो हम लोग करते हैं ज्ञान प्रेक्षण पर आधारित होना चाहिए, और शुद्धता की बात करेंगे, प्रिसीजन की बात करेंगे तो वो किस पर होगा, वहां पे अनुसंधान कथन परिशुद्ध, देखिए परिशुद्धता उससे मिल जाएगी, शुद्धता से आपकी। फिर आपका जो है ये जो है डी वाला जो आपका वस्तुनिष्ठता जो ऑब्जेक्टिव्स कह रहे हैं वो किससे जाएंगे, इससे आपके मिल जाएंगे। शोध की व्याख्या में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, यहाँ पे व्यक्तिगत होगा, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह परिलक्षित नहीं होते हैं, ठीक है। वस्तुनिष्ठता में जहां ऑब्जेक्टिविटी होती है वहां पे केवल एक ही मान होता है, निरपेक्ष चीजों को मानते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर ये विकल्प आपका सही है, ठीक। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न जो है, आपके जितने भी हम प्रश्न करा रहे हैं सन 2018 से लेके सन 2023 तक जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से निकाल कर लेकर आए हैं, ठीक है ना। सर ये वीडियो पे तो मिलेंगे ना ये क्वेश्चन? वीडियो में भी मिलेंगे, तो आपको डालोगे? जो है हम पीडीएफ भी भेज देंगे, ठीक। चलो, कहता है कि नीतियों की योजना बनाने में सरकार के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का अनुसंधान प्रकार सर्वाधिक उपयोगी होगा। वर्णनात्मक, सेकंड वाला ये ऑप्शन। बिल्कुल, और ये लाइन जानते हैं, ये पूरी की पूरी लाइन जो है एसपी गुप्ता सर की किताब में लिखी हुई मिली है, पूरी की पूरी ऐसी लाइन डिट्टो लिखी हुई है। नीतियों की योजना बनाने में किस मतलब जो है वर्णनात्मक अनुसंधान विधि का हम प्रयोग करते हैं। याद यकीन मानिए, आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च किसी भी बुक में आप जाइएगा तो आपको कोई बुक में नहीं मिल रही है, केवल वो पारसनाथ राय सर की किताब में केवल थोड़ा मिला है पढ़ने को, बाकी और किताबों में मिला ही नहीं है। ये जो एक्सप्लोरेटरी और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च जो है ये भी आपकी किसी किताब में नहीं मिल रहा है, इसके भी हमने जर्नल्स या रिसर्च पेपर के निकाले हैं, उसमें से हम लोगों मैंने जो है नोट्स बनाकर तब आपको बताया है, तो किताबों में जल्दी ये मिल नहीं रहे हैं। एसपी गुप्ता सर के में भी मिला है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के लिए एसपी गुप्ता सर में है और आपका सीपी राय सर की किताब में है, बाकी और कहीं आपको बहुत नॉर्मल से मिलते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका। अब देखिए इस क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णनात्मक अनुसंधान की विशेषता, देखिए इसको नहीं है, कूट का चयन करिए। अब देखिए कूट का चयन करिए, व्यक्तिगत कहानियों का संग्रह है, प्रतिभागियों के साथ सहयोग करना, अनुभव का कालानुक्रम होता है, या प्रतियोगियों के समूह के लिए चरों का साहचर्य होता है, और आपका अंतिम वाला क्या कह रहा है आपसे, अंतिम वाला कह रहा है, क्या कह रहा कि प्रतिदर्श में से किसी एक निर्धारित समय पर प्रदत्तों का संग्रह। अब आप बताओ कौन सा विकल्प होगा सही। सर दूसरा लग रहा है। और भी लोग बताइए। सर इंडिविजुअल इसमें नहीं, हाँ
सर ए वाला जो है कहानियों का आप तर्क संग्रह लगा लो, आराम से लगाओ अपने पास अपनी अगर आप यहाँ नहीं लिखना चाहते हो कोई बात नहीं, आप अपनी कॉपी में लिख लो और आपको पता चलेगा कि आपके उत्तर सही है या गलत है। आज आप 15 क्वेश्चन करके जाओगे और आप एनालिसिस करना कि हमने कितना टॉपिक हमारा तैयार हुआ है। ठीक है, तो विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, क्या कौन सा? डी वाला क्योंकि कह रहा है कि यहाँ पर प्रतिभागियों के समूहों के लिए चरों का साहचर्य। भाई डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में साहचर्य की बात कहाँ करी है इन्होंने? ये आंतरिक संबंधों की बात करी है, सर नहीं की बात कर रहा ना, दोनों का अलग अलग पर जाए। और ई वाले में कह रहा है कि प्रतिदर्श में से किसी एक निर्धारित समय पर प्रदत्तों के संग्रह की बात यहाँ पर नहीं कहता है। ठीक, यही तो नहीं, बाकी ये अनुभव का कालानुक्रम मानता है, प्रतिभागियों के साथ सहयोग मानता है। देखिए यहाँ प्रतिभागियों के साथ सहयोग है, समूहों के साथ नहीं है। यहीं पर आपको पॉइंट को पकड़ना है कि प्रतिभागियों के साथ तो कह रहा है, लेकिन समूह ग्रुप किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि विशेष घटना में आपने जैसे बताया कि इंटरनल रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं, तो इंटरनल रिलेशनशिप आप कब जानोगे? जब किसी व्यक्तिगत रूप से उसके बारे में आप पूरी की पूरी जानकारी रखोगे तभी। ठीक है, इसलिए ये पॉइंट आपका होगा यहाँ पर। क्लियर है पॉइंट नेहा? जी सर। चल अब हम लोग चलते प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में कह रहा है कि आपका ये खोज वाला नहीं, गवेषणात्मक और वर्णनात्मक अनुसंधान में मुख्य अंतर देखना है। अब देखो इसको इन दोनों में क्या अंतर ये जानने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है गवेषणात्मक अनुसंधान केवल डाटा संग्रह करता है, जबकि वर्णनात्मक अनुसंधान डाटा का विश्लेषण करता है। दूसरा कह रहा है कि वर्णनात्मक अनुसंधान नई जानकारी के लिए किया जाता है, जबकि वर्णनात्मक अनुसंधान घटना का वर्णन करता है। क्या दोनों अनुसंधान एक जैसे होते हैं? क्या दोनों अनुसंधान परिकल्पना का परीक्षण करते हैं? भाई परिकल्पना का परीक्षण तो ये वाला तो कट गया आपका, डी वाला तो कट गया, बी ऑप्शन होगा। दोनों अनुसंधान जो है नहीं होगा, ए तो कट गए, दोनों सी डी तो कट गए, इसमें बी होगा। आपने बी ऑप्शन बताया, चलो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका कि यहाँ पर एक जो नई जानकारी के लिए किया था, जबकि दूसरा जो है घटना का वर्णन करने के लिए किया था। अब प्रश्न नंबर 14 भी तो हाईलाइट हो गया, चलो कोई नहीं। तो इसमें कह रहा है व्याख्यात्मक अनुसंधान के उदाहरण के रूप में किसे लिया जा सकता है? तो यहाँ कह रहा है किसी घटना की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना। तो वर्तमान स्थिति का जब कभी अध्ययन करेंगे तो ये किसमें जाएगा? ये आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंतर्गत जाएगा आपका। ठीक है, फिर कह रहे हैं नए मुद्दों की खोज करना। नए मुद्दों की खोज करने के लिए एक्सप्लोरेटरी खोजपूर्ण, यहाँ पर आप डिस्क्रिप्टिव लिख लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर नए खोज के लिए एक्सप्लोरेटरी। ठीक, एक्सप्लोरेटरी हो जाएगा। यहाँ पर ये कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी हो जाएगा आपका, एक्सप्लेनेटरी हो जाएगा। और किसी समूह की सामाजिक व्यवहार, तो ये इससे संबंधित नहीं है आपका। तो क्लियर, यहाँ पर ये 3 पॉइंट ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये टोटल 14 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। सो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन करने के बाद पता चला होगा कि आपने जितना पढ़ा है उसमें कितनी आपकी तैयारी है और कितना आपको अभी मेहनत करना है। क्लियर है पॉइंट? जी सर। जी सर क्लियर है। चलिए अब हम लोग काफी मेहनत करना है। हाँ बिल्कुल। हाँ, और यूजीसी ऐसा नहीं कि इजी क्वेश्चन हम कर लें और टफ क्वेश्चन हम लोग ना करें। अभी क्वेश्चन मेरे पास बहुत हैं इसके, लेकिन अभी इतने ही हम लोगों ने किए हैं। जब इसकी कंटिन्यू सीरीज कराएंगे तो सीरीज इन द सेंस कि जब सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगा तब इसके क्वेश्चन कराना रिसर्च हम स्टार्ट कर देंगे। मैं भी मान के चलो अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बाद से क्वेश्चन पेपर जब कराना शुरू करेंगे तो यूनिट वाइज कराएंगे ना, तब वो जो है आपको और इजी वे में हो जाएगा आपका। क्लियर पॉइंट? जी सर। चलिए सर पीडीएफ सेंड कर देते। हाँ ठीक है, बिल्कुल पीडीएफ अभी सेंड कर देते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, चलिए जी सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।